150 गेटों से स्वागत करने वाला करोड़पति ससुराल। छोड़ो छोड़ो मुझे, मैंने कुछ भी नहीं किया है। तुम लोग बिना मतलब का मुझे क्यों परेशान कर रहे हो? छोड़ो मुझे। अरे तुझे ज्यादा शौक था ना महान बनने का, अब तो भगा। सिद्धांत के अगल बगल सभी लोगों ने उसे घेर रखा था और चारों तरफ से उसके हाथ पकड़े हुए थे। तभी वहां पुलिस आती है। बंद करो तुम लोग, ये सब क्या कर रहे हो सब्जी मंडी में? अरे हम लोगों ने कुछ नहीं किया, बल्कि ये हमें पकड़कर हमारे पैसे छीन रहा था और पैसे न देने पर मार रहा था। अरे ये तुम लोग क्या कह रहे हो? ऐसा कुछ भी नहीं है। पुलिस जी, आप यहाँ मौजूद सभी लोगों से पूछिए। अरे हाँ पूछ लीजिए, मैं भी देखता हूँ कौन हमारे खिलाफ गवाही देता है। अरे आप लोग यहाँ इतनी देर से हैं, बताइए सच्चाई क्या है? हफ्ता लेने वाले गुंडों से डरकर वहां मौजूद हर एक इंसान चुप खड़ा था। आप लोग कुछ कह क्यों नहीं रहे हैं? आप लोगों को सच्चाई अच्छी तरह से पता है, आप लोग चुप क्यों हैं? सिद्धांत के बहुत कहने पर भी कोई गवाही देने को तैयार नहीं होता है। बस बहुत हो गया तुम्हारा नाटक, अब तुम्हें हमसे कोई नहीं बचा पाएगा। इतना कहकर पुलिस सिद्धांत को वहां से अपने साथ लेकर जाने लगती है कि तभी वहां एक लड़की आती है और पुलिस का हाथ पकड़कर उन्हें रोकती है। रुक जाइए इंस्पेक्टर साहब, मैं बताती हूँ आपको पूरी सच्चाई क्या है। इसमें इनकी कोई गलती नहीं है। दरअसल अरे निकालो हमारा हफ्ता, वरना हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। अरे मैं पैसे कहाँ से लाऊंगा? मेरे पास तो खाने के भी पैसे नहीं है, मुझे छोड़ दो। बुड्ढे, तेरे पास खाने के पैसे नहीं है तो हम क्या करें? लेकिन हमें तो हमारा हफ्ता चाहिए, चल पैसे निकाल। इतना कहकर गुंडे उस बूढ़े आदमी के साथ जबरदस्ती करने लगते हैं, जो सिद्धांत से देखा नहीं जाता और वो जाकर उसे बचाने लगता है। अरे बंद करो अपना ये हफ्ता लेने का काम, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे हम ये काम हमेशा करते हैं और किसी को हमारे सामने बोलने की हिम्मत नहीं होती। तू कौन है? और फिर इस तरह इन गुंडों ने जानबूझकर इन पर झूठा इल्जाम लगाया। अगर ये सच है तो आप पुलिस स्टेशन जाकर गवाही दीजिए, इन गुंडों की अकल तो हम ठिकाने लगा देंगे। इतना कहकर पुलिस सिद्धांत को लेकर पुलिस स्टेशन चला जाता है और दूसरी तरफ अंशिका अपने घर लौटकर अपने घर वालों को सारी बातें बताती है। अरे इन गुंडों के खिलाफ तो कोई अपनी आवाज नहीं उठाता है। तू गवाही देने गई और तुझे कुछ हो गया तो? लेकिन मैं इस तरह किसी निर्दोष पर इतना बड़ा आरोप लगते नहीं देख सकती थी, और अगर हम गुंडों के खिलाफ आवाज नहीं उठाएंगे तो वो हमारे सिर पर चढ़ जाएंगे, इसलिए मैं गवाही देने जरूर जाऊंगी। वहीं दूसरी तरफ न जाने वो लड़की मुझे बचाने आएगी या नहीं। आजकल तो सब लोग डरपोक हो गए हैं। अगर वो नहीं आई तो मैं यहाँ से कैसे निकलूंगा? मेरा फोन भी नहीं है मेरे पास। इन लोगों को भी एक बात समझ नहीं आती, फिर मैं करोड़पति घर का लड़का चंद पैसों के लिए क्यों मारपीट करूंगा? सिद्धांत ये सोच ही रहा था कि तभी पुलिस स्टेशन में अंशिका आती है और सबके सामने गवाही देकर सिद्धांत को छुड़ा लेती है, साथ ही गुंडों को उनकी सजा भी दिलवाती है। थैंक यू सो मच। आजकल भी इतनी बहादुर लड़कियां हैं, मुझे तो पता ही नहीं था। सच में आप बहुत अच्छी हैं। थैंक यू की क्या बात है? मैंने आपको बचाने के लिए नहीं बल्कि गुंडों को उनकी सजा दिलवाने के लिए गवाही दी है। चलिए अब मैं जा रही हूँ। यह कहकर वो चली जाती है। वाह क्या लड़की है, मेरे ऊपर इतना बड़ा एहसान करके उसका क्रेडिट भी नहीं लिया। सच में कितनी अच्छी है। सिद्धांत भी ये सोचते सोचते अपने घर पहुंचता है, जहां पूरा परिवार टेंशन में उसका इंतजार कर रहा था। सिद्धांत घर आते ही सारी बातें सभी को बता देता है। अरे वो लड़की तो सच में बहुत अच्छी थी, जो उसने सबके खिलाफ जाकर तेरी मदद की और गुंडों को पकड़वाया। आपकी बात तो सही है, उस लड़की की तो बात ही अलग है। भैया कहीं आपको उससे पहली नजर में? अरे ऐसा कुछ नहीं है। अरे छोड़ो, जो होता है अच्छे के लिए होता है। सिद्धांत थक गया होगा, चल कर खाना खा ले। सिद्धांत अपने घर वालों के साथ खाना खाता है। वहीं दूसरी तरफ अंशिका अपने टूटे फूटे घर के टूटे फूटे गेट से अंदर जा रही थी। न जाने कब तक इस टूटे हुए गेट से ही जाना पड़ेगा। अंशिका अपने टूटे हुए घर के टूटे हुए गेट से अंदर जा रही थी कि तभी कुछ पड़ोसन उसे देख लेती हैं। अरे क्या हुआ अंशिका बेटी, अपने इस टूटे हुए गेट से अपने घर के अंदर जा रही हो क्या? अरे थोड़ा संभल कर जाना, कहीं गेट तुम्हारे सिर पर ही ना गिर जाए। सभी की बातों को सुनकर अंशिका घर के अंदर जाती है और घर के कामों में लग जाती है। दीदी और कितनी देर लगेगी? मुझे बहुत भूख लगी है। हाँ बस अभी बना ही रही हूँ। वो चूल्हा जल ही नहीं रहा था और फिर खाने में भी सिर्फ दाल ही थी, इसलिए थोड़ी देर हो गई। इतना कहकर अंशिका खाना बनाती और फिर अपने पूरे परिवार को खाना खिलाकर सो जाती है। क्या हुआ अनन्या, तू सो क्यों नहीं रही? रात के 2 बज रही हैं। दीदी मुझे डर लग रहा है, कहीं ये टूटी छत सोते वक्त हमारे ऊपर ही न गिर जाए। हमारे घर का टूटा दरवाजा कम था जो अब छत भी। हाँ डर तो मुझे भी लग रहा है, कहीं इस टूटे दरवाजे से कोई चोर हमारे घर में ना आ जाए। अरे तुम लोग इस तरह डरो मत, सो जाओ, हम सब साथ में हैं, किसी को कुछ नहीं होगा। फिर पूरा परिवार डर से घबराते हुए सो जाता है।
अब इसी तरह टूटे गेट और टूटे घर में अंशिका रहती थी। इसी तरह कुछ दिन बीतते हैं और फिर एक दिन। अरे पंडित जी, हमें कोई अच्छी लड़की दिखाइए जो हमारे इस करोड़पति खानदान की बहू बन सके। हाँ, आखिरकार हमारे सिद्धांत भैया की शादी के लिए लड़की पसंद करनी है। लड़की सुंदर, समझदार और बहादुर होनी चाहिए। ठीक है, देखिए मैं आपको एक से बढ़कर एक लड़कियों की फोटो दिखाता हूँ। फिर पंडित एक एक करके सभी लड़कियों की फोटो दिखाता है, लेकिन कोई स्वभाव से अच्छी नहीं होती, तो कोई दिखने में, किसी के संस्कार अच्छे नहीं होते तो कोई पसंद नहीं आती। और फिर देखिए, अब तो मेरे पास बस एक ही लड़की की फोटो बची है, वो भी आपको पसंद आएगी या नहीं पता। अच्छा, तो पहले आप फोटो तो दिखाइए। पंडित जी सभी को फोटो दिखाता है। आप जिस लड़की की फोटो देख रही हैं ना, उसका नाम अंशिका है। भले ही वो गरीब हो, टूटे गेट वाली घर में रहती हो, लेकिन दिल की बहुत अच्छी है, बहादुर है और निडर है। समझदारी तो कूट कूट कर भरी है और संस्कार भी। अरे हम तो हमारे इस करोड़पति घर को संभालने के लिए हमें ऐसी ही लड़की चाहिए, न कि सिर्फ अमीर। पसंद तो हमारे बेटे की ही होगी। इतना कहकर हरिश्चंद्र तुरंत सिद्धांत को बुलाता है और अंशिका की फोटो दिखाता है। अरे ये तो वही लड़की है जिसने उस दिन मेरी मदद की थी। मैं तो इसे उस दिन से ही पसंद करने लगा था और भगवान की कृपा से आज इससे शादी करने का मौका मिल रहा है। क्या हुआ भैया, फोटो देखते क्या सोचने लगे? अरे देवा जी तो फोटो देखते ही मंत्रमुग्ध हो गए हैं। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो बस। मतलब भैया आपको लड़की पसंद नहीं? ठीक है फिर। अरे मैंने कब ऐसा कहा? मुझे तो ये लड़की उस दिन से ही पसंद है। ये कोई और नहीं बल्कि उसी दिन जिसने मेरी मदद की थी वही है। पसंद है। नहीं, मेरा मतलब था कि। अरे तुम लोग उसे छेड़ना बंद करो। ये लड़की सिर्फ देखने में ही नहीं, दिल की भी अच्छी है और निडर भी है। यही हमारे करोड़पति खानदान को संभाल सकती है। इसके घर वालों से बात कर लीजिए पंडित जी। फिर पंडित खुश हो जाता है और तुरंत करोड़पति घर का रिश्ता लेकर अंशिका के टूटे फूटे गेट से टूटे फूटे घर के अंदर आता है और सारी बातें बताता है। क्या इतने बड़े घर खानदान का रिश्ता, वो भी मेरी बेटी के लिए? अरे ये तो साक्षात भगवान की कृपा है। अरे हाँ, वो तो है। मैंने एक से बढ़कर एक अमीर लड़कियों की फोटो दिखाई थी, लेकिन उन्हें पसंद आपकी बेटी आई। अब आप बताइए, इस रिश्ते के लिए आपकी हाँ है या ना? अरे ऐसे रिश्ते के लिए कोई ना कहता है क्या? हमारी तरफ से तो हाँ है और अंशिका को भी हमारी पसंद जरूर पसंद आएगी। इस तरह दोनों परिवार की सहमति से रिश्ता तय हो जाता है। और जब ये बात अंशिका को पता चलती है तो क्या? मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। आखिरकार करोड़पति इतने बड़े घर से मेरे लिए रिश्ता क्यों आया है? अरे ऐसे ही रिश्ता थोड़ी ना आ गया। आखिरकार आपने उस दिन करोड़पति घर के बेटे को बचाया था, रिश्ता तो आना ही था। लेकिन क्या मैं इतने बड़े घर की जिम्मेदारियां संभाल पाऊंगी? दीदी ज्यादा सोचिए मत। आपकी शादी करोड़पति घर में होने वाली है, इस बात को लेकर परेशान नहीं, खुश होइए। अब इसी तरह दिन बीतते हैं और धूमधाम से शादी की तैयारी शुरू हो जाती है। फिर एक दिन। अरे आ गई तो? तुझे पता है भैया की शादी हो रही है, बहुत मजा आएगा। अरे हाँ पता है, तभी तो हॉस्टल से आई हूँ। वैसे भैया किससे हो रही है आपकी शादी? फोटो तो दिखाइए जरा, मैं भी तो देखूं हमारे करोड़पति खानदान की होने वाली बहू को। रिया सिद्धांत के साथ थोड़ा हंसी मजाक करती है और फिर लड़की की फोटो देखती है और जैसे ही उसे पता चलता है कि लड़की गरीब घर की है तो ये क्या? इस गरीब घर की लड़की का स्वागत हमारे इस करोड़पति घर में किया जाएगा? आप लोगों ने इस गरीब घर की लड़की की शादी भैया के साथ क्यों तय की? हॉस्टल जाकर तो हमारे घर के संस्कार भूल गई है क्या? यहाँ गरीबी और अमीरी मायने नहीं रखती। हाँ, मुझे मेरी होने वाली बहू पसंद है और साथ ही सिद्धांत को भी। और फिर शादी सिद्धांत को करनी है, तुझे नहीं। इसलिए अपना मुंह बंद रख और शादी एंजॉय कर। आप लोग पता नहीं क्यों ऐसा कर रहे हैं। भला टूटे फूटे घर में रहने वाली लड़की इतने बड़े करोड़पति घर में आएगी, ऊपर से उसका 150 गेट से स्वागत किया जाएगा? मेरी समझ से तो बाहर है ये सब। उफ। फिर रिया अपने पैर पटकते हुए वहां से अपने कमरे में चली जाती है। अब इसी तरह कुछ दिन बीतते हैं और शादी का दिन नजदीक आता है। सिद्धांत और अंशिका की शादी धूमधाम से हो जाती है और फिर विदाई। शादी हो गई और अब विदाई थी। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि क्या मैं इतने बड़े करोड़पति घर की जिम्मेदारियां संभाल पाऊंगी। अंशिका कार में बैठकर ये सोच ही रही थी कि तभी उसकी कार एक बड़े से महल से बाहर रुक जाती है। ये क्या? ये कार इस तरह रुक क्यों गई? हमें उतरना है क्या? अरे नहीं, ये लोहे का गेट है ना। सिक्योरिटी गार्ड अभी से खोलेंगे तब कार आगे बढ़ेगी। सिद्धांत ये कह ही रहा था कि सिक्योरिटी गार्ड आता है और लोहे का गेट खोलकर कार को अंदर जाने देता है। फिर कार घर के बाहर रुकती है और सिद्धांत साथ में अंशिका उतरते हैं। अरे ये क्या? यहाँ इतनी सारी कार खड़ी है। किसकी कार है यहाँ? अरे ये तो हमारी ही कारें हैं। जिसे जो पसंद आती है वो उसे ले जाता है।
क्या सच में यहाँ खड़ी ये 25-30 कार आपकी हैं? हाँ हाँ बिल्कुल। अभी से ही हैरान मत हो, क्योंकि अभी तो तुम्हारा 150 गेटों से स्वागत होना बाकी है। क्या 150 गेटों से? हाँ, जब भाभी आई थी तब उनका भी 150 गेटों से स्वागत हुआ था, और अब तुम्हारी बारी है। दरअसल इस बंगले में 150 कमरे हैं। अच्छा चलो, अब सभी लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे 150 गेटों से स्वागत करने के लिए। अंशिका करोड़पति ससुराल में 150 गेट से स्वागत का नाम सुनकर हैरान रह जाती है और सिद्धांत के साथ घर के चौखट पर पहुंचती है, जहां जमीन पर चारों तरफ फूल ही फूल थे। ये वो देखो सब लोग, भाभी आ गई। अरे हाँ मेरी प्यारी देवरानी जी कहाँ गई? चलो चलो जल्दी से उनका स्वागत में लग जाते हैं। हाँ आखिरकार बहू का 150 गेटों से स्वागत करना है। सभी की ये सेटिंग देखकर वो बहुत ज्यादा हैरान और साथ ही खुश भी थी। उसके अगल बगल सभी स्टाफ और परिवार वाले फूल लेकर खड़े थे और कौशल्या उसका अपने करोड़पति ससुराल में स्वागत कर रही थी। बहू अब अपने दाहिने पैर से इस सोने के कलश को गिराकर प्रवेश करो अपने इस करोड़पति ससुराल में। क्या ये कलश सोने का है? हाँ बहू, कलश सोने का ही है। चलो अब गृह प्रवेश करो। फिर अंशिका गृह प्रवेश करने के लिए जैसे ही अपना दाहिना पैर आगे बढ़ाती है कि तभी 150 गेटों से सभी लोग उसकी तरफ फूल फेंकने लगते हैं। इस तरह चारों तरफ से फूल आते देखकर वो अचानक डर जाती है। क्या हुआ बहू, तूने इस तरह अपने पैर पीछे क्यों कर लिए? ये इतने सारे फूल कौन फेंक रहा है? साथ ही आवाज कहाँ से आ रही है? अरे अंशिका, तुम डर गई? मैंने तुम्हें बताया था ना, तुम्हारे इस करोड़पति घर में 150 गेटों से ही तुम्हारा स्वागत होगा। हाँ देवरानी जी, मैं जब आई थी तो मेरा भी 150 गेटों से ही स्वागत हुआ था, और ऊपर से कोई और नहीं बल्कि 150 कमरों के गेट पर खड़े लोग फूल फेंक रहे हैं आपके स्वागत में। ये सुनकर अंशिका काफी ज्यादा हैरान और भावुक हो जाती है और फिर फूलों के ऊपर से चलकर अपने करोड़पति घर में गृह प्रवेश करती है। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा, ये कैसा करोड़पति ससुराल है मेरा, जहाँ 150 गेटों से मेरा स्वागत किया जा रहा है। कहाँ मेरे घर में मेरा टूटा फूटा दरवाजा और यहाँ 150 गेटों से मेरा स्वागत। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा कुछ भी हो सकता है। अंशिका ये सोचते सोचते आगे बढ़ रही थी कि तभी उसके हाथों से एक महंगा शोपीस गिरने ही वाला था, जिसे समय रहते सुमित बचा लेता है। अरे भाभी, संभाल के चलिए, वरना आपको भी चोट लग जाएगी और ये इतना महंगा शोपीस भी टूट जाएगा। ये तो एक मामूली सा फूल का गुलदस्ता है, ये कैसे महंगा हो सकता है? लोग छोटे और छोटी सोच। ये कोई मामूली सा फूल का गुलदस्ता नहीं बल्कि अमेरिका से मंगवाया गया एक बहुत ही पुराना शोपीस है, पूरे 2 करोड़ रुपए का। क्या 2 करोड़ रुपए का सिर्फ शोपीस? हाँ बहू चल, तू ये सब छोड़, तू थक गई होगी, चल कर सो जा। हाँ सच में, वैसे मेरा कमरा ऊपर ही होगा ना? इतना कहकर जैसे ही वो ऊपर देखती है, उसे एक बड़ा सा स्टोन से जुड़ा हुआ झूमर दिखाई देता है, जो पूरे घर में एक अलग सी रौनक फैला रहा था। अरे देवरानी जी, इस तरह मत देखिए झूमर को। दरअसल इस झूमर में छोटे छोटे हीरे के स्टोन लगे हैं, इस वजह से इतना चमक रहा है। चलिए मैं आपको आपके कमरे में छोड़ देती हूँ। फिर अंशिका कृतिका के साथ घर में लगी लिफ्ट से ऊपर जाती है और गेट से होते हुए कमरे के अंदर प्रवेश करती है। क्या ये इतना बड़ा कमरा मेरा है? इसे देखकर तो मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। अरे ये क्या है? मैं गिर जाऊंगी। मम्मी! देवरानी जी घबराइए मत, ये तो बस लाइट से फ्लोर पर पहाड़ों का व्यू ऑन किया जाता है। नहीं, लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी बहुत ज्यादा ऊंचाई वाली जगह पर चल रही हूँ। गुंडों से निडर होकर लड़ सकती हो, लेकिन इस 3D से जारी किए गए पहाड़ों से डर गई। रुको, मैं इसे अभी बंद कर देता हूँ। फिर सिद्धांत एक स्विच दबाता है और सारे व्यू गायब होकर नॉर्मल महंगे मार्बल के फर्श दिखाई देने लगते हैं। फिर अंशिका बालकनी से रात का सुनहरा मौसम देखती है, साथ ही कमरे में लगे झूमर, रखे शोपीस और सारी ऑटोमेटिक चीजें देखकर खुश और थोड़ा हैरान होती है। देख लिया आपने अपना ये करोड़पति घर और अपना कमरा, अब सो भी जाइए। इतना कहकर कृतिका वहां से चली जाती है और अंशिका और सिद्धांत दोनों बिस्तर पर लेट जाते हैं। अरे सेट में तो लाइट ऑफ करना ही भूल गई। अरे कोई बात नहीं, मैं एलेक्सा से करवा देता हूँ। हे एलेक्सा, ऑफ द लाइट। सिद्धांत के ऐसा कहने पर पूरे कमरे का माहौल चेंज हो जाता है और लाइट अपने आप ऑफ हो जाती है। ये यहाँ सारी चीजें कितनी ऑटोमेटिक हैं। एक मैं अपने घर में सोया करती थी तो ऊपर टूटी फूटी छत को देखती थी, और यहाँ डायमंड जड़ा हुआ झूमर देख रही हूँ। मेरा ये करोड़पति ससुराल कितना अजीब है। 150 गेटों से इन्होंने मेरा स्वागत किया है। मैं तो थक ही गई। ये सोचते सोचते अंशिका सो जाती है और फिर अगली सुबह उसे उठने में थोड़ी देर हो जाती है। हे भगवान, मुझे मेरे ससुराल में पहले ही दिन उठने में इतनी देर हो गई। सुबह के 10 बज रहे हैं, ऊपर से आज मेरी पहली रसोई भी है। तभी कमरे में 2 स्टाफ खाना लेकर आते हैं। मैम, ये लीजिए आपका ब्रेकफास्ट। अगर किसी भी चीज की कमी हो तो हमें बता दीजिएगा।
और अगर आपको हमें बुलाना हो तो बगल में ही एक स्विच लगा है, उसे क्लिक कर दीजिएगा, हम आ जाएंगे। इतना कहकर स्टाफ वहां से चले जाते हैं। तभी कौशल्या साथ में कृतिका कमरे में आती है। अरे बहू तुम उठ गई, आज तुम्हारा पहला दिन है, आराम से नाश्ता करके नहा लो। हाँ, और नाश्ते में अगर कोई भी कमी हो तो हमें बता दीजिएगा, हम स्टाफ को कह देंगे। इतना कहकर कृतिका और कौशल्या भी वहां से चली जाती हैं। एक आज का दिन है जहाँ मुझे बेड पर खाना मिल रहा है, और एक वो दिन था जब मुझे सारा काम खुद से करना पड़ता था। सच में कब क्या हो जाए कुछ पता ही नहीं चल सकता। ये सोचते हुए अंशिका खाना खाती है और फिर नहा धोकर तैयार होकर तुरंत किचन में पहुंचती है, जहां काफी सारे स्टाफ थे। अरे बहू आ गई, स्टाफ ने खाना तो बना दिया है, तू एक काम कर, खीर बना दे। ठीक है, मैं अभी सबके लिए मीठे में खीर बना देती हूँ। फिर सबके लिए खीर बनती है और पूरे परिवार को खाना खिलाया जाता है। वाह, आपकी बहू ने क्या खाना बनाया है, कितना टेस्टी है। हाँ वो तो है, वैसे मैंने सुना है कि आपकी बहू गरीब घर से है। आप लोग इतने बड़े करोड़पति घर के मालिक और बहू गरीब घर से, कुछ बात समझ नहीं आ रही। इस तरह कुछ लोग अंशिका की तारीफ कर रहे थे तो कुछ उसके गरीब होने पर ताना मार रहे थे। और इन्हीं सब के बीच अंशिका की पहली रसोई की रस्म खत्म होती है और फिर शाम को कमरे में। पता है माँ, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। मैं गरीब घर से हूँ, लेकिन फिर भी मेरे करोड़पति ससुराल वालों ने मेरा 150 गेटों से स्वागत किया है, पूरे 150 गेटों से। बेटी तेरे इन खुशियों पर किसी की नजर न लगे, सच में मैं भी बहुत ज्यादा खुश हूँ। फिर अंशिका अपनी माँ से थोड़ी बात करके फोन कट कर देती है। तभी कमरे में सिद्धांत आता है। अरे तुम यहाँ हो, मुझे तो लगा तुम उस गेट पर होगी, चलो नीचे चलकर खाना खा लो। यहाँ इतनी सारी गेट है ना, इस वजह से थोड़ा कंफ्यूज हो जाती हूँ। चलिए आपके साथ ही चलती हूँ, वरना फिर मैं भूल जाऊंगी। इतना कहकर अंशिका सिद्धांत के साथ जाती है और सभी के साथ बैठकर खाना खाती है। अब इसी तरह अगले दिन। चलो भाई, सारी चीज हो गई, आप कोई पेन दो, तभी तो मैं रिया को हॉस्टल वापस भेजने के पेपर्स पर साइन कर पाऊंगा। हाँ भैया, जल्दी साइन कीजिए, पेपर सबमिट करना है, वैसे भी देर हो रही है। अरे लेकिन यहाँ पर तो पेन ही नहीं है। ठीक है, मैं अभी लेकर आती हूँ। उस वाले गेट के बाहर जो हैंगर होल्डर टंगा है उसमें मैंने पेन देखा था। रुकिए, मैं अभी लेकर आती हूँ। हाँ हाँ जाइए, वैसे भी पूरे घर में आप कोई काम करती तो है नहीं, लेकिन हाँ जल्दी आइएगा, कहीं इतने बड़े घर में रास्ता भूलकर भटक ही ना जाइएगा। रिया की बात सुनकर अंशिका कुछ नहीं कहती और पेन लेने चली जाती है। तब से इधर उधर देखी जा रही हूँ, इस 150 गेट की वजह से पता ही नहीं चलता कौन से गेट के बाहर क्या रखा हुआ है। इस तरह परेशान होकर अंशिका 150 गेटों के बाहर देखती है और जैसे तैसे पेन ढूंढकर वापस सभी के पास आती है, लेकिन उसे आने में देर हो जाती है। पेन लेने गई थी या फैक्ट्री में पेन बनाने, इतनी देर क्यों लगा दी? जिठानी जी ने बताया था कि गेट के बाहर है, लेकिन कौन से गेट के बाहर ये नहीं बताया। यहाँ 150 गेट हैं, इसी वजह से मैंने सारे गेटों पर देखा और रास्ता भूलकर कंफ्यूज हो गई। अरे ऐसा तो होगा ही, जब गरीब घर की लड़की करोड़पति घर की बहू बनेगी और टूटे फूटे घर से सीधे 150 गेटों वाले महल में आ जाएगी। तुम जैसे नीच गरीब लड़कियों को तो गरीब जगह पैदा होकर वहीं मर जाना चाहिए। रिया की कड़वी बातें सुनकर अंशिका रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है। क्या जरूरत थी तुझे इस तरह बोलने की? उससे सही बात कह रही थी, बेचारी 150 गेट है, कंफ्यूज तो हो ही जाएगी, कल की ही तो आई है वो यहाँ। मेरी मर्जी, मैं तो बोलूंगी, वैसे भी क्या ही गलत कह दिया मैंने, है तो गरीब घर की ही। मैं उसे देख कर आता हूँ, और रिया तुझे तो मैं बाद में बताता हूँ, हॉस्टल जाकर सारे संस्कार ही भूल गई है। इतना कहकर सिद्धांत अंशिका के पास आता है, जो बेड पर बैठकर रो रही थी। देखो अंशिका, तुम इस तरह रो मत, रिया बुरी नहीं है, वो बस थोड़ी चिड़चिड़ी है, तुम उसकी बातों को दिल पर मत लगाया करो, उसे तो मैं समझा दूंगा। नहीं नहीं, आप कुछ मत कहिएगा, अभी वो छोटी है, खुद ही समझ जाएगी, छोड़िए। उसने तुम्हें इतना सब कुछ कहा, उसके बावजूद तुम उसी का साइड ले रही हो। सच में तुम्हारी अच्छाइयों से तो कभी कभी मुझे जलन होने लगती है। सिद्धांत के ऐसा थोड़ा हंसी मजाक करने पर अंशिका रोना बंद करती है और फिर इसी तरह कुछ दिन बीतते हैं। फिर एक दिन, अरे बहू, तब से हम लोग इस गेट पर खड़े हैं, तो आई क्यों नहीं, इतनी देर लगा दी। आप लोगों के लिए ये 150 कमरे और 150 दरवाजे आम बात है, लेकिन मैं तो इस चक्कर में इतनी ज्यादा कंफ्यूज हो जाती हूँ कि भूल ही जाती हूँ मुझे जाना कहाँ है। हाँ मैं समझ सकती हूँ, मुझे भी शुरू में यही परेशानी होती थी। ये परेशानी तो सबको हो सकती है, क्यों ना हम हर कमरे के बाहर रूम नंबर लिख दें, जिससे हमें इन 150 गेटों या कमरों को ढूंढने में परेशानी ना हो। अरे बहू, तुमने तो बहुत अच्छा आइडिया दिया है, मैं आज ही स्टाफ से कहकर ये काम करवा देता हूँ। फिर अंशिका के कहने पर सभी 150 गेटों के बाहर रूम नंबर लिख दिए जाते हैं। और फिर अगले दिन, आप सब लोग यहाँ गार्डन में बैठकर हंसी मजाक कर रहे हैं और मुझे यहाँ मेरा प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है। हे भगवान, मेरा तो हॉस्टल से आना ही बेकार हो गया। अरे आप परेशान क्यों होती हैं, मैं आपकी मदद कर देती हूँ। क्या आप मेरा इकोनॉमिक्स का प्रोजेक्ट बनाने में मदद करेंगी? पहले आप खुद तो पढ़ना लिखना सीख जाइए।
लेकिन मैंने भी कॉलेज में पढ़ाई की है और मुझे आता भी है। आपसे भूल रही हैं। आपने किसी सरकारी कॉलेज में पढ़ाई की होगी, लेकिन मैं इंडिया के सबसे टॉप कॉलेज में पढ़ती हूँ। आखिरकार करोड़पति घर की बेटी जो हूँ। इस तरह रिया अंशिका को ताना मारकर वहां से भगा देती है। अब अक्सर इसी तरह जब भी अंशिका रिया से कुछ कहती, रिया उसे ताना मारती। अब इसी तरह एक दिन, बड़े दिन हो गए, हम सब कहीं घूमने नहीं गए। हाँ, बात तो सही है। इतने दिनों से हम सब घर पर ही बैठे हैं, चलिए ना कहीं घूमने चलते हैं। हाँ चल सकते हैं, वैसे भी कंपनी में भी थोड़ा काम कम ही है। हाँ, और सभी कर्मचारियों को हमने छुट्टी भी दे रखी है, तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। तो भी तय रहा, हम सब घूमने जाएंगे, लेकिन कहाँ? क्यों ना भाभी, हम सब किसी पहाड़ी इलाकों पर घूमने जाएं, वहाँ बहुत मजा आएगा। क्या पहाड़ों पर? लेकिन वहाँ तो मुझे बहुत डर लगता है। अरे तुम आज तक कभी गई नहीं हो ना, इस वजह से। मैं रहूंगा ना तुम्हारे साथ, कुछ भी नहीं होगा तुम्हें। हाँ तो अब तय रहा, हमारा पूरा परिवार पहाड़ी इलाकों पर घूमने जाएगा। अब इस फैसले के बाद पूरे घर में चारों तरफ तैयारी शुरू हो जाती है। शॉपिंग और बैग पैकिंग करके कुछ दिनों बाद ही सभी लोग पहाड़ी इलाकों पर घूमने पहुंचते हैं। अरे क्या हुआ बहू, यहीं क्यों लग गई? पहाड़ के उस साइड तो चल। हाँ भाभी चली ना, उस साइड बहुत मजा आएगा और अच्छी एस्थेटिक फोटोज भी आएंगे। नहीं नहीं, मुझे ऊंचाई से बहुत डर लगता है, मैं वहां नहीं जाऊंगी, मैं यहीं ठीक हूँ। और वैसे भी वो पहाड़ का एकदम किनारे वाला हिस्सा है, वहां मैं गिर गई तो। अरे छोड़िए ना, आप सब लोग गंवार हैं, ये हमेशा गंवार ही रहते हैं। करीब घर से हैं, कभी घूमने नहीं गई होंगी, इसलिए ऊंचाई से डर लगता है। और सोशल मीडिया तो चलाना भी नहीं आता होगा, फोटो लेकर क्या ही करेंगी, इसलिए हम चलते हैं ना। इतना कहकर रिया वहां से चली जाती है और सभी लोग अंशिका को मनाते हैं, लेकिन अंशिका थोड़ी दूर पर ही एंजॉय करती है और सभी पहाड़ के किनारे जाकर फोटो करवाते हैं। यहाँ पर सब लोग कितने अच्छे हैं ना, और मैं कितनी लकी हूँ। बस ननद जी ही मुझसे अच्छे से बात नहीं करती। वैसे यहाँ कितना मजा आ रहा है ना, कितनी ऊंची पहाड़ियाँ और कितना अच्छा व्यू है। अंशिका इस तरह व्यू देखकर खुश हो ही रही होती है कि तभी उसकी नजर रिया पर पड़ती है, जो फोटो लेने के चक्कर में पहाड़ के एकदम किनारे चली गई थी। अरे ये क्या, कहीं ननद जी गिर ना जाए। तभी अंशिका देखती है कि रिया के पैरों के पास का पत्थर गिरने लगता है और फिर जैसे रिया गिरने वाली होती है उसे तुरंत जाकर बचा लेती है। फिर सभी लोग एक साथ एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं। रिया तू ठीक तो है? और बहू तुझे कुछ हुआ तो नहीं? नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ। ननद जी आप ठीक है? पहली बात, आप मुझसे थोड़ा दूर होकर बात कीजिए, कहीं आपकी वजह से मेरे कपड़े गंदे ना हो जाए। बस बहुत हो गया रिया, अब तुमने हद पार कर दी है। बेचारी अंशिका बहू है जिसने अपनी जान पर खेलकर तुम्हें बचाया और तुम उसे इस तरह बोल रही हो। हाँ, अंशिका बहू को पहाड़ों से डर भी लगता है, लेकिन फिर भी उसने तुम्हारी जान बचाई, और तू है कि अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रही। सभी की बातें सुनकर रिया को अपनी गलती का एहसास होता है और वो सोचती है, बात तो सही है, अंशिका भाभी ने आज मेरी जान बचाई है, वो भी अपनी जान पर खेलकर। शायद मैं ही गलत हूँ जो अमीर गरीब के चक्कर में मेरी इतनी अच्छी भाभी को न जाने क्या क्या कहती रही, लेकिन अब मैं ऐसा नहीं करूंगी। ये फैसला लेने के बाद रिया तुरंत अंशिका से माफी मांगती है। कोई बात नहीं, आपको आपकी गलती का एहसास हो गया, मेरे लिए इतना ही काफी है। और फिर ननंद भाभी में छोटी मोटी नोकझोंक चलती रहती है। चलो एक बात तो अच्छी हुई, इस ट्रिप पर आकर छोटी भाभी और रिया के बीच सुलह हो गई। कहते हैं ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है। अब अंशिका अपने 150 गेटों वाले करोड़पति ससुराल में खुशी खुशी रहने लगती है।